हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सक्सेस एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान। ध्यान रहे, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीपीएससी TRE 4 हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं गवर्नमेंट, यदि उसमें आपको लूसेंट का ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पर आपका संपूर्ण लूसेंट कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आज पहला क्लास है जीव विज्ञान का, जिसमें हम लोग शुरुआती से इसको बेसिक पूर्वक से यानी बेसिकता से उच्च स्तरीय विश्लेषण के साथ हम लोग जो है इसको अध्ययन करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसमें है हमारा पहला क्या चीज़, जीव विज्ञान। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है पहले हम जाने। तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो इसमें क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आपको पहले से पता है कि जीवधारियों का अध्ययन किस में किया जाता है, जीव विज्ञान में किया जाता है, ये बेसिक है। अब इसका अर्थ समझे तो किसी भी चीज़ का अगर हम नाम यहाँ पर जीव विज्ञान कहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। तो अर्थ इस पर बताया गया है। बायो का अर्थ होता है जीवन, क्या होता है, जीवन। अब लोगोस का मतलब होता है, यानी लोगोस का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब हो गया जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा, बायोलॉजी, क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। अब देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो लेमार्क किया था। कौन किया था, लेमार्क। एवं रेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। पहले आपसे पूछेगा तो शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कौन किया था, लेमार्क। अब चलिए आगे चलने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, कौन, अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक मतलब होता है उसका पिता, यहाँ पर लिखा भी गया इंग्लिश में फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। अब एग्जाम में अगर आएगा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है या जनक है, तो आप लोग किस में टिक मारिएगा, अरस्तु में। किस में मारिएगा, अरस्तु में। अब चलिए, इसमें जो है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और इसमें किसका क्या अध्ययन किया जाता है, ये आपके एग्जाम में बन ही जाता है क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खी पालन का। किसका करते हैं, मधुमक्खी पालन का। किसका करते हैं, मधुमक्खी पालन का। अब है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका, रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में किसका उपयोग करते हैं, मत्स्य पालन का। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका होगा, तो कवक का अध्ययन होगा। फिर उसके बाद है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका होगा, तो शैवाल का अध्ययन होगा। उसके बाद है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका होगा, तो पुष्पों का अध्ययन होगा। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका होगा, तो फलों का अध्ययन होगा। उसके बाद है आर्मिन्थोलॉजी, तो इसमें पक्षियों का। उसके बाद है इक्थियोलॉजी, तो इसमें मछलियों का होगा अध्ययन। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में किसका होगा, तो कीटों का अध्ययन होगा। किसका होगा, कीटों का अध्ययन। अब डेंड्रोलॉजी में क्या होगा, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। उसके बाद है एफिथियोलॉजी, इसमें किसका होगा, सर्पों का अध्ययन यानी सांपों का अध्ययन होगा। अब सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में किसका होगा, तो छिपकलियों का अध्ययन होगा। किसका होगा, छिपकली का अध्ययन। उसके बाद है सिल्वी कल्चर, इसमें होगा काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। क्या होगा, संवर्धन। तो ये कुछ मुख्य है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वन लाइनर में आ सकता है। जैसे देखा, पीसी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उसमें चार का ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही भी आंसर रहेगा, तो आपको सही में टिक करना। या आपको विश्लेषणात्मक देगा पीटी में, कैसे पता है, मिलान करने के लिए देगा। पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी देगा। बस आगे में दिया रहेगा उसका किसका अध्ययन किस में किया जाता है, आपको मिलान करने के लिए इस टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो बायोलॉजी का कुछ बेसिक अध्ययन था। उसके बाद आगे चलते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण क्या है। अब जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 भागों में किया गया है। कौन क्या है, 2 भागों में, ध्यान दीजिएगा, कौन क्या है, अरस्तु। तो जंतु विज्ञान एवं वनस्पति समूह, इसीलिए इसको जनक नहीं कहा गया है, आप देखते जाइए। फिर इसके बाद आता है लीनियस। कौन आता है, लीनियस, लीनियस यानी कैरोलस लीनियस, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे।
तो यहाँ पर लिनियस जो है, लिनियस क्या करता है अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में क्या करता है ये, तो संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में वर्गीकृत करता है। कौन? पादप जगत यानी प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। आप लोग 11th क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि द्विक जगत पद्धति का जनक कौन है या इसको कौन प्रस्तावित किए, तो कैरोलस लिनियस। कौन किया? कैरोलस लिनियस। अब देखिए लिनियस ने वर्गीकरण को जो प्रणाली शुरू की उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें रहेगा डार्विन या कुछ भी हो सकता है। तो आपको किस में मारना है? कैरोलस लिनियस में। किस में मारना है? कैरोलस लिनियस में। तो चलिए जीव, अब आपको आप कहेंगे, आप देखिए, आप खुद से सोचिए कि इसमें दिया गया है जंतु जगत और पादप जगत। क्या पादप जगत को इतना में ही मतलब सारे पौधे को एक पादप जगत में रखने से काम चल जाएगा, या जंतु को? अब देखिए जंतु में भी बहुत प्रकार का होता है कि नहीं। आप ले लीजिए, इसमें जैसे ले लीजिए क्या चीज़, मानव ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए उच्च स्तरीय, जैसे हो गया आपका क्या हो गया, भेड़ हो गया, शेर हो गया, ये सब देखिए। तो एक में पढ़ना मुश्किल होगा कि नहीं, आप खुद से सोचिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो आगे क्या हुआ, तो जीवधारियों का 5 वर्गीकरण प्रस्तावित किया। तो कौन किया? परंपरागत द्वि जगत पद्धति का स्थान अंततः व्हिटकेर। कौन किया? इसका पूरा नाम जानिएगा तो HR व्हिटकर नाम है इसका। तो 1969 में ये क्या किया? 5 जगत प्रणाली लाया। कौन? 5 जगत प्रणाली। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया। यही तो बात हम बताने वाले थे कि 2 जगत में आप लोग 2 जगत में अगर वर्गीकरण किया जाता है तो बहुत सारी परेशानियां होगा। तो इसीलिए ये क्या किया? 5 जगत में सहूलियत के अनुसार ये क्या किए? 5 जगत में जीवों को बांट दिए। तो पहला क्या है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। देखिए इसका विस्तार कर दिया गया कि नहीं, तो आप लोग कहिएगा बिल्कुल। तो देखिए मोनेरा जगत में क्या है? इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव। अब ये प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, आप लोग विस्तार पूर्वक हम आगे अध्ययन आपको करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तन्मुक्त जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अब आप लोग को इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो सुनिए। आपको कैसे पूछेगा? प्रोकैरियोटिक जीव, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित रूप से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग किस में मारिएगा? मोनेरा जगत के अंतर्गत। किस में? मोनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। या आपको इसी या मोनेरा जगत से ही आपको एक क्वेश्चन अच्छा से बना दिया जाए, कैसे पूछेगा? तो लिखेगा कि मोनेरा जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको दे दिया जाएगा क्या चीज़, कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया जीव होते हैं, इसमें आर्कीबैक्टीरिया जीव होते हैं। तीन पॉइंट में दे दिया। अब अलग से कोई दे देगा दूसरा जगत का कोई चीज़ दे देगा। तो नीचे में रहेगा क्या? निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें क्या है, 3 कथन सही है, बाकी एक कथन आपको गलत दे दिया जाएगा। तो उसमें दिया रहेगा केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, इनमें से सभी या उपर्युक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप लोग किस में मारिएगा? तो 3 कथन में मारिएगा। अब मतलब ये आपको समझाने के लिए बताया कि क्वेश्चन किस टाइप से आपका बन सकता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी जगत जो वर्गीकृत किया है उसमें भी आपको प्रश्न आपको बीपीएससी या अन्य आयोग आपको फंसा सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इसका विश्लेषण करना है। आपको क्या करना है? एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। क्या करना है? शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए। या आप लोग जो है लूसेंट में ही आपको अगर है लूसेंट बुक तो उसमें वर्ड आप हाइलाइटर से क्या कीजिए? हाईलाइट कर दीजिए। तो अब क्या है? प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव, ध्यान रखिए, एक कोशिकीय जीव प्रायः जलीय। क्या है? जलीय। यूकैरियोटिक, आप उसमें क्या पढ़े थे मोनेरा में? आप पढ़े तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव इसमें होता है, सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु जगत के बीच युगलीना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी या अन्य संबंधी बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जंतु जगत और पादप जगत के बीच का कड़ी कौन है? युगलीना है। कौन है? युगलीना। आज देखिए यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी, प्रकाश के अभाव में पोषित, इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। आप लोग पढ़े होंगे
कि स्वपोषण और परपोषण 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे। जो प्रकाश संश्लेषण करता है यानी जो अपना से खाना बनाता है उसको स्वपोषी, और जो खाना नहीं बना पाता है उसको परपोषी। तो यही युगलिना जो है ना, युगलिना बेचारा क्या करता है, जब इसको आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये इसको सूर्य प्रकाश जब होता है तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना से भोजन बना लेता है। और जब प्रकाश नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, परपोषी बन जाता है। परपोषण में आप लोग जानते होंगे कि दूसरे जीव से ये भोजन प्राप्त करने लगता है। बड़ा चालाक है ये, कौन, युगलिना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो लिखिएगा कि जंतु जगत और पादप जगत के बीच का कड़ी कौन है, तो युगलिना है। कौन है, युगलिना। तो चलिए इसमें और भी घुमाव तरीका से आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और प्रकाश संश्लेषण नहीं भी करता है। तो आप लोग प्रोटिस्टा जगत में युगलिना के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो उसके बाद क्या आता है, पादप जगत। इस जगत में प्राय वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय आ गया, बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जैसे जीव सम्मिलित होते हैं। शैवाल, मौस, पुष्पीय, अपुष्पीय जैसे जीव इसमें शामिल रहते हैं। तो कवक, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं, अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं। ये सभी इतरपोषी होते हैं, ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इसकी कोशिकीय भित्ति काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। आप लोग बताइएगा कि लिपिड और प्रोटीन की क्या चीज़ बनी होती है, ये पूछा जाता है। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिपिड और प्रोटीन की क्या चीज़ बनी होती है। अब देखिए जंतु जगत, जंतु जगत में क्या है, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनपायी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए आप लोग इसका वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। अब आगे चलते हैं जीवों के नामकरण। अब तो वर्गीकरण तो कर दिए हैं, उसका नाम कैसे जानेंगे, तो समझिए। सन 1753 में कैरोलस लिनियस, वही कौन जो 2 जगत में विभाजित किए थे, वैज्ञानिक जिसे वर्गीकी का जन्मदाता, देखिए आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता कौन है, कैरोलस लिनियस। और वैज्ञानिक नाम का वर्गीकरण का जनक कौन है, तो यही है लिनियस जी। अब देखिए इसने 2 जगत नाम को प्रचलित किया। इसमें पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा, किसमें, लैटिन भाषा शब्दों से किया। पहला अक्षर वंश पूछा जाता है। पहला अक्षर क्या किसको दर्शाया था, वंश का। किसका, वंश का। अब देखिए दूसरा जाति किसका, तो दूसरा जाति का। अब पहला किसको प्रदर्शित करता है, तो आप ध्यान दीजिए, वंश का। किसका, वंश का। फिर जाति का। किसका, पहला किसका, तो वंश का, फिर जाति का। आप लोग देखते होंगे, आपको समझाने के तौर पर कह रहे हैं, ये कथित तौर पर ऐसा तो नहीं है। देखिए कथित तौर पर भी है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या लिखते हैं, जैसे आप मंडल, यादव हो गया, ठाकुर हो गया, और उसके बाद राय हो गया, ये सब किस में लगाते हैं, जाति में लगाते हैं कि नहीं। अब नाम के पहले लगाते हैं कि बाद में लगाते हैं, अक्सर जो है बाद में लगाता है। यानी समझने के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि नाम जगत पद्धति में क्या है, दूसरे जगह यानी अंत में क्या होता है, जाति का नाम होता है और पहले वंश का नाम होता है। तो देखते होंगे आप, जाति का नाम अंत में लगाया जाता है। फलना ठाकुर, फलना यादव, फलना मंडल या फलना राय, फलना पटेल, ये सब होता है, आप लोग देखते होंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो वंश तथा जाति के नाम के बाद कहलाता है वर्गीकी। वैज्ञानिक का नाम लिखा है जिससे सबसे पहले जाति को खोजा और इस जाति को सबसे पहले प्रदान किया जाए। मानव वैज्ञानिक होमो सेपियंस। अब देखिए होमो सेपियंस है तो होमो क्या हो जाएगा, वंश हो जाएगा, और सेपियंस ये जाति को दिखाएगा। वास्तव में अब यही बताया गया है, होमो उस वंश का नाम है जिसका एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने किया, लिनियस ने किया। अब अंतिम में क्या रहेगा, तो जो वैज्ञानिक इसका नाम दिया है उसका नाम रहेगा। अब देखिए मेढक। अब बहुत सारा जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम है, इसको इस नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी तौर से पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का होमो सेपियंस, क्या है, होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रीना, क्या है, राना टिग्रीना। बिल्ली तो फेलिस डोमेस्टिका, क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता कैनिस फार्म्यूलिसिस। अब देखिए गाय बॉस इंडिगस, बॉस इंडिगस। देखिए अब उसके बाद है मक्खी,
मस्का डोमेस्टिका, क्या है? मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद आम, मैंजीफेरा इंडिका, क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। और देखिए धान, ओरिएजा सटिवा, क्या है? ओरिएजा सटिवा। उसके बाद गेहूँ, ट्रेटकम स्टेवम, स्टिवम, आप लोग बुक से अच्छा से देख लीजिएगा। मटर, पैसम सटिवामा, क्या है? पैसम सटिवम। चना, कैसियर आर्टिवियम। अब देखो सरसों, वेसिका कैपेस्टिसियस। आप लोग देख सकते हैं, अच्छा से देख लीजिएगा बुक के सारणी में। अगर कुछ मिस होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ऐसे हम अपने तरीक़ा से आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ गया कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन। अब देखिए इसमें जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का नाम पुराकेंजी। इसमें ध्यान दीजिएगा, किसका नाम कौन दिया? पुराकेंजी ने 1839 में किया। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है। कौन कहा है भौतिक अधिकार? तो हेक्सले। अब देखिए जीव को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य और जो है केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका द्रव्य क्या है? देखिए यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कहाँ रहता है? तो कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। अब देखिए केंद्रक द्रव्य क्या है? यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। देखिए ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब देखिए जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कितना रहता है जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक। अकार्बनिक पहले अकार्बनिक कितना है? 81, और कार्बनिक कितना है? तो 19% अनुपात में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। अब देखिए कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1765 में किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलिसोटिकिमा। जैसे सबसे कोशिका देखिए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु क्या है? माइकोप्लाज्म। क्या है? माइकोप्लाज्म। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। यानी सबसे लंबी पूछ रहा है, सबसे लंबी कौन होगा? तंत्रिका। सबसे छोटी माइकोप्लाज्म। अब सबसे बड़ी पूछ रहा है, बीपीएससी पूछा है इसमें से बहुत क्वेश्चन। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन है? अंडा। अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें देखिए, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। सही बात है। देखिए अमीबा सबका एक कोशिकीय है। अब मानव सब क्या है? बहुत सारा कोशिका से मिलकर के बना है। तो यही बात कह रहा है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करता है। वही बात है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता है। यानी सबसे मेन बंदा कौन है? केंद्रक ही है। कौन है? केंद्रक। अब देखिए कोशिका को दो भागों में बांटा गया। आपको आशा दिलाया गया था कि आगे हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जानने का क्या है? विवरण आ गया है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। एग्जाम में पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन होता है? आप लोग क्या कहिएगा? नहीं होता है। जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। यानी केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो आप लोग कहिएगा नहीं। जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। तो नीलहरित शैवाल और जीवाणुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका
पाई जाती है। कैसा कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप बोलते जाइए पीछे पीछे, समझिए। अगर आपको बोलते हैं तो आप पीछे से बोलते जाइए, इस टाइप से आपको याद रहेगा। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रिक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें से डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने के बनी क्रोमेटिन, इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। इसमें केंद्रक होता है, उसमें नहीं होता है। अब देखिए, चलिए आगे हम लोग इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है? अंतर जानिए। क्या करिए? अंतर, मुख्य भाग जो है अंतर। कोशिका भित्ति, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसका बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक में देखिए सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। इसमें 70S का बहुत पूछा गया है। 70S का राइबोसोम जो है 70S का पाया जाता है। इसमें 80S का होता है। गोल्जी का है तो गोल्जी का अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, उपस्थित। लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित, और इसमें आप लोग बताइएगा लाइसोसोम के बारे में कि अब देखिए हम बता ही दिए। आत्महत्या का थैली किसको कहा जाता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए डीएनए तो एकल सूत्र के रूप में होता है, इसमें पूर्ण विकसित, और दोहरे रूप में कशाभिका केवल एक तंतु होता है, इसमें 11 तंतु होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोसोल अनुपस्थित, उपस्थित। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, और इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। लिग्न प्रजनन नहीं पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए आप जो है कोशिका कुछ मुख्य भाग जानेंगे। कोशिका का भाग, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? यही पहला पॉइंट बन जाएगा आपका। तो किसका बनेगा? तो पादप का बनेगा। किसका? यह केवल पादप कोशिका में होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना। अब पूछेगा पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाने के सहायता देता है। कौन? इसमें से आप लोग ज़्यादा फोकस मत इतना कीजिएगा कि इसमें क्या है, पादप कोशिका में होता है, और पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसके बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। बहुत पूछा गया है, जिस पे हम ज़्यादा आवाज़ लगा करके बोलते हैं उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस किया कीजिएगा, समझे। देखिए अब देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य होती है, पूछा जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। इसका मुख्य कारण कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। अब तारक का है, देखिए इसका खोज बोवेरी किया था। कौन किया था? बोवेरी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक का पूछेगा, तारक का किस में होता है? तो केवल जंतु में। अब कौन क्या है? तो बोवेरी तारक का है। अब देखिए यह एक या दो जैसी संरचना होती है, जिसे सेंट्रियोसोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यह एक, और यह केंद्रक झिल्ली से दूसरी और कोशिका कला से संबंध होता है। यह जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आपको पहले भी पढ़ाया है। ER पहले भी हम लोग जान चुके हैं। ER का मुख्य कार्य सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप में तथा GE फ्लेडे 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और आनंद ने रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल वो प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, अर्थात यह प्रोटीन का एक उत्पादन स्थल है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको?
आप लोग फोकस कीजिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? इसमें नोट दिया गया है, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए तो चलिए हम लोग अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज कौन किया? तो अल्टमैन किया। कौन किया? अल्टमैन। 1886 में की। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अब एग्जाम में पूछेगा खोज कौन किया? तो अल्टमैन किया। कौन किया? अल्टमैन। नाम किसने दिया? तो बेंडा दिया। कौन? बाप रे बाप, नाम कैसा है आप देखिए, बेंडा ने दिया। अब जैसा भी आपको पढ़ना तो है ही। यह कोशिका का श्वान स्थल है। क्या है? श्वान स्थल। कोशिका में इसका संख्या निश्चित नहीं होता है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस, ये पूछा जाता है बहुत कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। अब आगे चलते हैं। तो डीएनए के केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए। एग्जाम में पूछेगा कि ये देखिए, आपको भ्रम हो सकता है कि ये हरित लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। और देखिए गोल्जी का, इसका खोज कैमिलो गोल्जी किया। कौन किया? इटली के जो कि वैज्ञानिक था। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। और देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों के पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थों को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के भीतर स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से अलग कर दे। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अनमोल यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। गोल्जी काय को फोकस कीजिएगा, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और लाइसोसोम, तो चलिए साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो भी है अगला भाग हम लोग लाइसोसोम से अगला वीडियो में करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो का आनंद लेते रहिए।